तब्दीली यहाँ नहीं रही, तब्दीली क्यों निकाला मुझे? तो हम आपकी भी इंसेंट बजा देंगे। पाकिस्तान को इंशाल्लाह कुछ नहीं हो सकता। जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। जी अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम में आज 3 बड़े और अहम इश्यूज हैं जिनके हवाले से कुछ सवालात का जवाब लेने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले तो नवाज शरीफ की एक नई मेडिकल रिपोर्ट अदालत में जमा हो गई है, जिसके मुताबिक एक नई जो बीमारी है जिसका नाम एक तो बड़ा मुश्किल सा उसका नाम है टाकेत्सुबो सिंड्रोम, उसके बारे में नवाज शरीफ के जो अमेरिका में बैठे हुए डॉक्टर हैं उन्होंने कहा है कि जी अगर इस वक्त नवाज शरीफ को ट्रैवल करवाया जाता है खासतौर पे पाकिस्तान वापसी के लिए, तो चूंकि वो शदीद ज़हनी दबाव में हैं तो खदशा है कि उनको टाकेत्सुबो सिंड्रोम हो सकता है जो कि जानलेवा भी हो सकता है। अब एक ये नई बीमारी का नाम ओरिजिनेट हो गया है नवाज शरीफ साहब के हवाले से। इसी मेडिकल रिपोर्ट को लेके हुकूमत ने सबसे पहले दावा कर दिया है कि जी मेडिकल रिपोर्ट जाली है। सिर्फ यही नहीं बल्कि अदालत से इसका नोटिस लेने का मुतालबा भी कर दिया है। अब 2 सवाल यहाँ पे कि एक तो हुकूमत के पास सबूत क्या है कि उसने बगैर किसी सबूत के, बगैर कोई शवाहिद के क्या खुद से कह दिया है कि ये मेडिकल रिपोर्ट जाली है, क्योंकि एक मुस्तनिद माहिर डॉक्टर हैं अमेरिका के, और अमेरिका और यूरोप के डॉक्टर्स इस तरह के नहीं होते कि जैसे पाकिस्तान में अताई डॉक्टर्स जो है पाए जाते हैं कि जो किसी किस्म का भी नुस्खा, किसी किस्म की भी रिपोर्ट बना के रख देंगे। लेकिन हुकूमत का भी एक बड़ा संजीदा बयान है, तो क्या हुकूमत के पास कोई सबूत, कोई शवाहिद मौजूद हैं कि नवाज शरीफ की मेडिकल रिपोर्ट जाली है, और क्या अदालत को इसका नोटिस लेना चाहिए? क्योंकि अदालत की तरफ से नवाज शरीफ को पहले ही मफरूर, भगोड़ा, एब्सकॉन्डर करार दिया जा चुका है, और अदालत ने पहले ही बरहमी का इजहार कर रखा है कि सिर्फ चंद महीने की इजाजत दी गई थी, नवाज शरीफ ने अपना इलाज तो करवाया नहीं, तो अभी तक वो लंदन में क्यों मौजूद हैं। एक तो ये बड़ा बर्निंग इशू है, इस पे जाहिर है हुकूमत से भी सवाल करेंगे, मुस्लिम लीग नून से भी सवाल करेंगे। दूसरा अहम इशू, सुप्रीम कोर्ट से आज कराची समेत पूरे सिंध में बल्दियाती इख्तियारात के हवाले से एक बहुत बड़ा, और जिसको अगर तारीखी कहा जाए तो गलत नहीं होगा, वो फैसला आया है जिसमें खास तौर पे सुप्रीम कोर्ट ने बॉल जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सूबाई हुकूमत के कोर्ट में डाल दी है कि जी आप एक कानून साजी करें, और वो शिकें जो कि मुतसादिम है, जो कि कॉन्ट्राडिक्टरी हैं सूबाई हुकूमत के इख्तियारात के हवाले से और लोकल गवर्नमेंट के इख्तियारात के हवाले से, उसमें आप जरा नई कानून साजी करें, उन शिकों में जो तसादुम है उसको खत्म करें, और सारे के सारे जो इख्तियारात हैं बल्दियाती हुकूमत के वो ट्रिकल डाउन करें, लोकल गवर्नमेंट को तफवीज कर दें। अब यहाँ पर बुनियादी सवाल, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सुप्रीम कोर्ट का हुक्म बजा लाएगी क्या? नंबर 1। नंबर 2, क्या सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद जो पीपल्स पार्टी का बल्दियाती एक्ट है अभी रिसेंट, क्या वो नल एंड वाइड हो गया? ये 2 बड़े अहम सवालात हैं। तीसरा, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने आज एक बार फिर एक नई ऑफर टेबल पे रख दी है हुकूमत गिराने के लिए, और कहा है कि नून लीग दावा करती है कि हमारे पास 30 से 35 अरकान पीटीआई के मौजूद हैं, तो अगर ऐसा है तो फिर नून लीग को हुकूमत गिरा देनी चाहिए। और बिलावल भुट्टो के बयान से इस तरह तासुर मिल रहा था कि शायद लॉन्ग मार्च से हुकूमत गिराए जाने का इतना यकीन अब खुद बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को भी नहीं रहा, लेकिन अदम एतमाद का ऑप्शन एक बार फिर वो टेबल पे लेके आए और बार बार इस बात पे इंसिस्ट कर रहे हैं। सो ये चंद एक इश्यूज हैं जिन पे आज प्रोग्राम में बात करेंगे। प्रोग्राम के फ्लोर को डिबेट एंड डिस्कशन के लिए ओपन करते हैं। मेरे पास इंतहाई सीनियर, काबिल एहतराम और मोतबर शख्सियात मौजूद हैं तीनों सियासी जमातों की। सबसे पहले पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर मरकजी सरकर्दा रहनुमा हैं, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के हेड हैं राना तनवीर हुसैन साहब। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से भी सीनियर मरकजी सरकर्दा रहनुमा हैं, सूबाई वजीर हैं जनाब सैयद नासिर हुसैन शाह साहब, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की भी मरकजी सरकर्दा रहनुमा एमएनए है, बड़ी जबरदस्त तबंग तर्जुमान है आलिया हमजा मलिक साहब, वो मुझे ज्वाइन कर रही हैं। नासिर हुसैन शाह साहब, फर्स्ट थिंग वेरी क्विकली, सुप्रीम कोर्ट से बल्दियाती इख्तियारात के हवाले से बड़ा अहम, बड़ा तारीखी फैसला, बॉल पीपल्स पार्टी के कोर्ट में आ गई है कि आप कानून साजी करेंगे, सुप्रीम कोर्ट के अहकामात बजा लाएंगे, सारे के सारे इख्तियारात जो कि अपोजिशन को सिंध में तहफ्फुजात हैं कि जी आपने बल्दियाती हुकूमत से लेके वापस सिंध गवर्नमेंट को दे दिए हैं, क्या वो आप वापस बल्दियाती हुकूमत को देंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मोहम्मद। देखें, सुप्रीम कोर्ट के जो फैसला है उस पर हम तो पूरी कोशिश करेंगे कि मिन और अन उस पर अमल करें, क्योंकि अदालती अहकामात की हमेशा हमने उनका एहतराम किया है, रिजर्वेशंस होने के बावजूद भी। अब ये
اس کی انٹرپریٹیشن ہوگی اور جو فیصلہ آیا ہے اس پر ضرور کل ہماری کیبنٹ بھی ہے جی اس میں بھی اس پہ بات کی جائے گی جی اور ویسے بھی میں آپ کو یہ عرض کر دوں کہ ہم نے جو یہ نیا جو امینڈمنٹ کی تھی 2013 کے قوانین میں جی اس میں بہت ساری بہتری لائے تھے اور چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب جو ہیں ان کا ویژن بھی یہ ہے اور سی ایم صاحب کو اور ہم سب کو یہ ہدایات ہیں کہ جو تھرڈ ٹیئر ہے جو بلدیاتی ہوتے ہیں لوکل گورنمنٹس ہیں ان کو زیادہ سے زیادہ اختیارات دیے جائیں ٹھیک تو ہم نے ویسے بھی ان میں بہت زیادہ اختیارات دیے ہیں یا جس طرح اس وقت جب یہ بنایا گیا تھا ابھی کچھ عرصہ پہلے تھوڑی سی ہمیں ٹائم کی ایشو تھے جو الیکشن کمیشن کی طرف سے ہمیں بتایا گیا کہ کوئی 9-10 دن کے اندر اندر آپ نے بنا دیں نہیں تو ہم جو 2013 والا کا ایس ایل جی ہے اس پر عمل کریں گے تو اس وجہ سے ہم نے اسمبلی میں وہ ٹیبل کیا پھر گورنر صاحب کے پاس گیا پھر بہت سارے اس پر اعتراضات آئے ان کو ہم نے ٹیکل بھی کیا کل بھی جو کیبنٹ ہے اگر آپ اس کا ایجنڈا دیکھیں تو اس میں بہت سارے ہم نے رکھے ہوئے تھے کہ مزید اختیارات دینے کے لیکن اب کیونکہ یہ فیصلہ آیا ہے تو اب اس کے تناظر میں ہم کل اس پہ بحث ہوگی اور جی پوری کوشش کی جائے گی کہ ان کو زیادہ با اختیار کیا جائے لیکن اب وہ جو 140A ہے جس کی فائنینشیل اور ایڈمنسٹریٹو جو بات کی جاتی ہے اس کی ہر کسی کے پاس علیحدہ سے بھی تشریح اس کی کہہ لیں یا اس کو کس سائٹ پہ لیا جاتا ہے وہ ہے عرض یہ ہے کہ جب بہت ادب احترام کے ساتھ جب پی ٹی آئی کی وفاقی حکومت یا ان کی جو صوبائی حکومتیں ہیں انہوں نے جب پنجاب کے منتخب لوگوں کے 2 سال رہتے تھے ان کو گھر بھیج دیا گیا تب تو نہ کسی نے دھرنے دیے نہ اگر کوئی کورٹ میں بھی وہ گئے وہ الیکٹڈ لوگ تو ان کو سنا ہی نہیں گیا اور آخر میں جا کے ان کے فیصلے دیے گئے اور بعد میں بھی ان پر پراپر عمل نہیں ہوا اچھا ہے یہ بہت کہ لیکن جاتے آخری دن اس بات پہ جس کیس پہ کوئی بحث ہی نہیں ہوئی جس بات پہ دوسروں کو سنا ہی نہیں گیا اور وہاں پہ وہ فیصلہ کر گئے ہیں تو ہمیں ان کا احترام ہے اور جیسے میں نے کہا کہ ہم پوری کوشش کریں گے کہ من اور ان اس پر عمل کریں. ٹھیک ہے شاہ صاحب آپ کے جواب سے 2 چیزیں سامنے آ رہی ہیں ایک تو فیصلے کا احترام لیکن ساتھ ہی آپ کو کہیں نہ کہیں دبے الفاظ میں بٹوین دا لائنز تحفظات بھی ہیں تو کیا پیپلز پارٹی اس فیصلے کے خلاف کوئی اپیل میں جانے کا یقیناً ہے اوکے آپ نے بالکل واضح کہہ دیا کوئی اپیل میں جانے کا ارادہ رکھتی ہے؟ جی بالکل میں نے اسی لیے آپ سے کہا کہ کل اس پر کیبنٹ میں بحث کی جائے گی اور ہم آپس میں اس پہ مشاورت ہوگی کہ اس کا کیا کیا جائے کیونکہ اس کے قانونی پہلو دیکھے جا رہے ہیں. میں عرض کروں کہ ایک وہاں پہ ایم کیو ایم پاکستان یا دیگر جو پارٹیز تھیں ان کی طرف سے جو کیس دیا گیا اس میں ہمارا تو جواب ہی نہیں گیا. ہماری طرف سے تو کسی کو اگر فریق دوسرے کی بات تو سنی جاتی ہے نا تو وہ اور کوئی ایک ایسے ہی میرے خیال میں کوئی جواب ضرور وہاں پہ جمع کیا گیا ہوگا لیکن اس کے لیے بات ہوتی ہے اتنی اجلت میں جو یہ فیصلے ہوتے ہیں تو اس پر کوشچن تو ضرور آتا ہے غریدہ جی آپ سمجھ سکتی ہیں اس بات کو لیکن ہمیں عدالتوں کا اور چیف جسٹس صاحب کے لیے بہت احترام ہے. ناصر حسین شاہ صاحب آپ انتہائی سینئر اور بڑی ذمہ دار شخصیت ہے پاکستان پیپلز پارٹی کی اور سندھ گورنمنٹ کی بھی جب آپ یہ بات کر رہے ہیں تو اس کا بہت بڑا ویٹیج ہے پلس میں دوبارہ آپ کے پاس بھی آؤں گی لیکن ذرا نواز شریف کی رپورٹ کے بارے میں سوالات کر لیں کچھ ران تنویر صاحب سے اور کچھ ذرا عالیہ حمزہ صاحبہ سے لیکن اس کے بعد ناصر شاہ صاحب آپ کے پاس بھی آؤں گی آپ کو جانا بھی ہے بڑی مہربانی. لیکن میں اس پر بات کر لوں میاں صاحب کی جو بات آپ کریں کیونکہ پھر میں نے آپ سے کچھ ٹائم لیا ہے کیونکہ اور پھر میں بعد میں ران تنویر صاحب کی پارٹی ہے ان کے قائد ہیں ان کی اجازت جی بالکل جی بالکل آپ بھی سمجھتے ہیں کہ جعلی ہے رپورٹ ناصر حسین شاہ صاحب؟ نہیں دیکھیں میں اس پہ بات کروں گا پہلے تو دعا کروں گا کہ اللہ ان کو صحت یاب کرے اور ان چیزوں پہ جس طرح جو گورنمنٹ کا اسٹانس ہے وہ بہت غلط ہے. میاں صاحب بالکل واقعی ان کی طبیعت خراب ہے اور جب یہاں ان کے اپنے ماہر ڈاکٹرز جو تھے جو ظاہر گورنمنٹ سے ریلیٹڈ تھے جو پی ٹی آئی کی گورنمنٹ ہے خود منسٹر صاحبہ بڑی ہماری قابل احترام ہیں جو پی ٹی آئی کی جو صوبائی منسٹر ہیں انہوں نے خود
خان صاحب نے بھی ان کی رپورٹ دیکھی، وہ تو کسی باہر کے ڈاکٹرز کی نہیں تھی نا، وہ تو ان کے اپنے ڈاکٹرز کی تھی جس میں یہ نشاندہی کی گئی. لیکن شاہ صاحب قطع کلامی کی معذرت، شاہ صاحب زرداری صاحب بھی خود کہہ چکے ہیں کہ نواز شریف کو وطن واپس آنا چاہیے، نام لیے بغیر کہہ چکے ہیں کہ جی ہم نے تو جیلیں کاٹی ہیں، ہم تو شہید ہوئے ہیں. کس لیے؟ جی دیکھیں وہ اپنی پولیٹیکلی طور پر وہ چیزیں اپنی جگہ پہ جو بات کی جا رہی تھی اس وقت، اس کے لیے انہوں نے ضرور کہا کہ جدوجہد کرنی ہے تو اپنے ملک میں رہ کر کرنی ہوگی نا، وہ تو اب بھی ہم کہتے ہیں. لیکن اب اگر ان کو ڈاکٹر اجازت نہیں دے رہے اور وہاں کے ڈاکٹرز جو ظاہر ہے کوئی اس طرح کی غلط رپورٹیں نہیں دیتے، تو میں اس وجہ ہمارے دیکھیں سیاسی اختلافات اپنی جگہ پہ، لیکن اگر کسی کی انسانی جان کی بات ہے تو وہ سب سے پہلے ہے. تو اس لیے میں تو کہوں گا کہ گورنمنٹ کو اس طرح کی باتیں نہیں کرنی چاہیے. وہاں کے جو ڈاکٹرز ہیں ان کو باقی سیاسی طور پر تو یہ پی ایم ایل این فیصلہ کرے گی. لیکن اس میں آج کی رپورٹ جو آئی ہے اس میں ایک نئی بیماری بھی شامل کر دی گئی ہے. ناصر حسین شاہ صاحب آپ جانتے ہیں اس بیماری کو، اس کا نام جانتے ہیں آپ؟ دیکھیں میں آپ کو عرض کروں کہ ہمارے ہاں ابھی تک ہیلتھ اپنی جگہ پہ بہت ترقی تو کی ہے، لیکن ابھی اس سٹیج پہ نہیں پہنچی کہ جہاں پہ اس طرح کی چیزوں کو بھی لایا جائے. تو جو باہر جو ہیلتھ کی فیسلٹیز ہیں اس میں بہت ساری چیزیں آتی ہیں. ناصر شاہ صاحب وہ اتنی عجیب و غریب ایک نئی بیماری آئی ہے کہ کسی کو بھی اس کا نام تک نہیں پتا. کوئی اس کا آپ بھی میری طرح، مجھے بھی نہیں معلوم تھا اس کا نام. بہت مجھے بھی نہیں پتا، مجھے نہیں ہے اس کا علم. جی بالکل. ران تنویر صاحب سے پوچھتے ہیں کہ یہ کون سی ایک نئی بیماری ہے جو نواز شریف صاحب کو لاحق ہو سکتی ہے. ران تنویر صاحب، حکومت کہہ رہی ہے کہ جی نواز شریف کی رپورٹ بالکل جعلی ہے، عدالت کو اس کا نوٹس دینا چاہیے. کیا آپ لوگ جعلی رپورٹیں سبمٹ کر رہے ہیں؟ اور عدالت تو پہلے ہی برہمی کا اظہار کر چکی ہے رانا صاحب کہ نواز شریف کیوں نہیں آ رہے پاکستان واپس، وہ تو چند مہینوں کے لیے گئے تھے. پہلے میں بھی میرا حال ہے جو بلدیات کی بات اس پہ ضرور بات کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے. لوکل باڈیز جو ہیں یا بلدیات جس کو کہتے ہیں، بلدیات میں سمجھتا ہوں کہ ایک ایسا ہمارے سسٹم کا حصہ ہے کہ جو بہت ہی ضروری ہے. جس طرح فیڈرل گورنمنٹ ہے، پروونشل گورنمنٹ ہے، اس طرح لوکل گورنمنٹ بھی بہت ضروری ہے. اور ان کو جو بھی ایک ان کی دائرہ کار متعین کیا جائے، لیکن ان کو اپنے جو ایشوز سبجیکٹ ہیں ان میں ان کو بااختیار ہونا چاہیے. اور اس وقت تک آپ کے مسائل بھی حل نہیں ہوں گے. یہ میرے اپنا ذاتی ایک ہے، جب تک آپ لوکل گورنمنٹ کو مضبوط نہیں کریں گے اس وقت تک یہ اسی طرح جس طرح نہ گورننس بہتر ہوگی، نہ لوگوں کے جو بنیادی مسائل ہیں وہ حل ہوں گے. اور پھر جو این ایف سی وارڈ میں جو نیچے پیسے گئے ہیں، کوئی صوبہ بھی ہو، ان کو پھر اپنا پروونشل جو وارڈ تھا اس میں وہ ان کا حصہ جو ہے وہ دینا چاہیے تھا. بالکل درست. یہ تو میں پرنسپل کی بات کر رہا ہوں. اب اس کے خط و خال کیا ہیں، سندھ کے کیا ہیں، پنجاب کے کیا ہیں، میں نے تو پنجاب کا بھی نہیں پڑھا کہ انہوں نے کیا بیچ میں سے نکالا ہے چھو منتر. کوئی مجھے سن رہے ہیں کوئی عجیب سا ہے تو. لیکن بات یہ ہے کہ پرنسپل کے طور پہ جو آئین میں بھی دیا ہوا ہے اس کے مطابق یہ تینوں ٹیئر جو ہیں یہ مکمل ہونے چاہیے. درست. رہی نواز شریف صاحب کی بات، دیکھیں میں پارلی آپ کے ساتھ جو پہلے آپ نے کہا ہے کہ کسی رپورٹ کو جعلی قرار دینا، جعلی لفظ استعمال کرنا، یہ ایک وہ ہوتا ہے جو ڈاکٹر نے رپورٹ نہیں دی، میں نے خود تیار کر لی آپ کے بیہاف پہ یا آپ نے کر لیا. ایک ڈاکٹر ہے، جس طرح ناصر شاہ صاحب نے کہا کہ وہ مطلب ایک جو ڈاکٹر پروفیسر ہوتے ہیں یا اسپیشلسٹ ہوتے ہیں وہ اگر لکھتے ہیں، پھر آپ نے کہا بیماری کا، میں نے پہلی دفعہ سنا، ضروری نہیں کہ ہر بیماری کا ہمیں پتا ہو. بہت ساری ایسی بیماری ہیں سینکڑوں جن کا ہمیں نہیں پتا ہوتا کہ وہ کون سی بیماری ہے اور کس طرح کی ہے اور کہاں. رانا صاحب آپ نے کبھی اس بیماری کا نام سنا؟ آپ اس کا نام جانتے ہیں؟ یہ بیماری کا نام جو آج رپورٹ میں لکھی. میں کوئی ڈاکٹر تو نہیں ہوں نا. اگر کوئی خدا نخواستہ کوئی میرے ارد گرد ایسا کوئی بیمار ہوتا تو یقینی طور پہ ہمیں پتہ چلتا یا آپ کو بھی پتہ چلتا. لیکن اگر ایک ڈاکٹر نے رپورٹ دی ہے تو اس ڈاکٹر کو دیکھیں، ان کے 11 ڈاکٹرز نے رپورٹیں دی جو ناصر شاہ صاحب نے بات کی. بورڈ بنایا 7 پہ 9 پہ 11 پہ. شوکت خانوں سے بلاؤ، کراچی سے بلاؤ، وہ تو فوت بھی ہو گیا، اللہ ان کو جنت نصیب کرے، شمسی صاحب. تو باقی کیا روزانہ پریس کانفرنس کرتی تھی ان کے منسٹر. اور یہ یا تو یہ پھر ان لوگوں کو سزا دیتے، ابھی انکوائری کر کے سزا دیتے تو ہم سمجھتے باقی. ابھی تک کوئی انہوں نے کسی مجھے بتایا کسی چپڑاسی کو بھی سزا دی ہے؟ یہ میں سمجھتا ہوں کہ ہوا میں یہ باتیں کرتے ہیں، لوگوں کو نہیں پتا یہ سارا ایشو ہے کیا.
जी मतलब बताया ना, किसी को इन्होंने उन रिपोर्टों के बाद जब से ये कह रहे हैं कि देखे जी वो हमें चक्कर दे के चले गए हैं, हम वो थे नहीं, प्लेयर्स कम नहीं थे, तो पकड़े ना उन डॉक्टर्स को, पकड़े ना अपने मिनिस्टर को, पकड़े ना अपने चीफ मिनिस्टर को, पकड़े ना अपनी कैबिनेट को, ठीक है, पकड़े ना शीरदारी को जो रो पड़ी थी। मैं कहता हूँ कोई काम तो सीधी तरह लेके चले ना। अब बात आ गई उनकी। देखिए बात यह है कि जब से वो गए हैं उनके बड़े सीरियस हेल्थ इश्यूज हैं, प्रोसीजर उनके होने हैं, 2-3 प्रोसीजर मैंने सुना है कि उनके हार्ट के होने हैं, और आपको पता है उनकी हिस्ट्री भी क्या है। अभी उधर जब गए वो कोरोना आ गया, 1.5 साल कोई मुझे बताएं हॉस्पिटल में इस किस्म के ऑपरेशन कर रहा था, वहां तो कोरोना में फोकस था और इस किस्म के जो उनके शोबे थे वो बंद कर दिए गए थे। अभी भी वहां पे पिछली वेव एक आई जो पता नहीं 2 लाख एक दिन में पॉजिटिव आ रहे थे लंदन में, यूके में। तो ये चीजें सारी है, इस तरह मजाक ये जो जोकर आते हैं, मुझे समझ नहीं आती कि जी वो उनकी शादी करते हैं, वो ये बोल के कि मुझे बताएं, इस किस्म की बातें जेब देती हैं इनको। और फिर हम बात करेंगे तो कहेंगे जी आप घर तक पहुंच। राना साहब बात लंबी हो रही है, मैंने आलिया हमजा साहिबा की तरफ भी जाना है, लेकिन हुकूमत ने ऑफर कर दिया है कि हम आपको एयर एम्बुलेंस प्रोवाइड कर देते हैं, और ये सिर्फ हुकूमत की बात नहीं है, अदालत को भी मुतमईन नहीं कर सके। अदालत कितनी बरहम हुई थी नवाज शरीफ का इलाज ना होने पे। एयर एम्बुलेंस आप लोग एक्सेप्ट करेंगे हुकूमत की नवाज शरीफ के लिए? नहीं, एयर एम्बुलेंस क्यों, मतलब मुझे नहीं समझ आ रही। जब उधर उनका इलाज एक होना है, उनके डॉक्टर्स हैं, पुराना एक हिस्ट्री है उनकी वहां पे डॉक्टर्स के पास, तो ये कहना कि हम एयर एम्बुलेंस भेज देते हैं, ये सब इनकी कहानियां हैं। ये कहानियां मत करें, ये पॉलिटिकल पॉइंट स्कोर करते रहते हैं और कुछ नहीं है, तो हकीकत का पता है तो मसला है क्या। ठीक है, बीमार है, किस तरह खुद ही भेजा और खुद ही शोर डाला हुआ है। ठीक है, ये तो सारी सियासत हो रही है। ठीक है, आलिया हमजा साहिबा 2-3 चीजें बड़ी अहम की हैं राना तनवीर हुसैन साहब ने। एक तो ये कि सियासत कर रहे हैं आप लोग, कहानियां डाल रहे हैं, जोकर्स हैं आप लोग, लेकिन बुनियादी सवाल ये है कि किस बुनियाद पे आप लोग कह रहे हैं कि नवाज शरीफ की ये मेडिकल रिपोर्ट जाली है। ये एक बड़े मुस्तनिद मोतबर डॉक्टर लगते हैं, फैयाज शौल साहब, जिनकी इतनी लंबी आगे डिग्रीज की लिस्ट है, डायरेक्टर हैं ये वॉशिंगटन एडवेंटिस्ट हेल्थ केयर व्हाइट ओक मेडिकल सेंटर। सो ये आप इस मुस्तनिद डॉक्टर की रिपोर्ट को जाली कैसे करार दे रहे हैं? कोई सबूत है आपके पास? अच्छा, थैंक यू और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फरीदा, मैं तो ना पहले बात नासिर साहब की बात का जवाब दे दूं 1 मिनट के अंदर, फिर मैं राना साहब की बात का जवाब देती हूँ। सबसे पहले तो ये देख लेना कि इन्होंने जो कहा था, जो सुप्रीम कोर्ट आज कह रही है, सुप्रीम कोर्ट ये कह रही है कि ये जो जाली बल्दियाती कानून था वो आइन की रूह से मुतसादिम है। सारी जाली है, नवाज शरीफ की मेडिकल रिपोर्ट भी जाली है, सिंध का बल्दियाती कानून भी जाली है। चलें ठीक है, आगे चले आगे जी। मुझे एक गरीदा, मैं जल्दी से देखे, मैं जाली क्यों कह रही हूँ, मैं उस चीज को और उस चीज को विंडिकेट करिए सुप्रीम कोर्ट की, मैं तो नहीं कह रही। सुप्रीम कोर्ट कह रही है कि आइन की रूह से मुतसादिम है और ये काला कानून है। और ये जिसे कह लेना कि ये जो ये जमहूरियत का राग अलापते हैं, ये वो ये कह रहे हैं कि सिविल आमरीत की मिसाल है और शहर के वसाइल के ऊपर कब्जा करने के मुतरादिफ है। फिर ये बार बार ये कह रहे थे कि जी ये सिंध के लिए ये क्यों है। तो मैं आपको ये बता दूं कि इन्होंने जो फैसले के अंदर, फिर जब हम इन लोगों से कहते हैं ना आप फैसला पढ़ा करें, और फैसला पढ़े बगैर या आकर अदालत के ऊपर अटैक शुरू कर देते हैं, तो फैसले में क्या है कि लाहौर हाई कोर्ट के इमराना टवाना केस के फैसले जो मैं 2015 पे जारी हुआ था, उसकी बुनियाद के ऊपर ये फैसला हुआ है। तो इनसे क्या करें, पहले फैसला पढ़ के आए। और जो वो ये कह रहे हैं, देखिए मेरी एक बात सुने, 18वीं तरमीम का ढोल इसलिए पीटा गया था कि जो लोकल बॉडी है उसको एम्पावर करना है। अगर आप लोकल बॉडी को एम्पावर नहीं करेंगे, आपने सारा कुछ, यानी एनएफसी के बाद आप ये देखें कि सिंध का जो, जिसे कह रहे हैं ना कि सिंध मेगा रिच बन गया, सिंध का जो 2009 के बाद है, सिंध का रेवेन्यू तकरीबन कोई 1278 बिलियन 815% बढ़ गया है। तो इनसे ये कहे, और कराची जो सबसे ज्यादा टैक्स कलेक्ट करते हैं उसको बजट के अंदर ये कुछ भी नहीं देते। अब आ जाए जो राना तनवीर साहब बात कर रहे थे, राना तनवीर साहब की बात के ऊपर तो मुझे ये लग रहा था कुछ दिन पहले वो जो सिविलियन बालादस्ती का इनकलाब आना था, वो जो इनका वो जिसे कहे नेल्सन मंडेला चे गवेरा था, उसने यहाँ पर जो इनकलाब लेकर आना था, अब तो मुझे ये लग रहा है कि गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड
में उनका नाम आना चाहिए। 11 हार्ट अटैक हो चुके हैं, जिगर, दिल, गुर्दा सब कुछ उनका खराब है। तो उनको तो ये चौथी दफा वजीर आजम बनाना चाहते थे, उन्होंने तो आके इनके इनकलाब को लीड करना था। उनके लिए तो डील की मिन्नतें हो रही थी, उनके तो पाव और तरले मिन्नतें किए जा रहे थे। वो तो नवंबर में इनकलाब ला रहे थे, फिर वो दिसंबर में आया, फिर वो जनवरी में आया, और अब आज जनवरी से वो फरवरी में शिफ्ट हो गया है। और ये बीमारी, मैं तो सिर्फ इतना कहूंगी ना कि ये सिर्फ PMLN ही कर सकती है कि ये पहले प्लेटलेट्स की बीमारी थी, प्लेटलेट्स की बीमारी से वो हार्ट अटैक की बीमारी, तो वो राम तनवीर वही कह रहे हैं ना, नासिर हुसैन शाह भी कह रहे हैं कि आपका ही मेडिकल बोर्ड था, आपका ही मेडिकल बोर्ड था, गवर्नमेंट का मेडिकल बोर्ड था जिसने प्लेटलेट्स गिरने की तस्दीक की थी। राम तनवीर भी यही कह रहे हैं, नासिर हुसैन शाह भी यही कह रहे हैं, आपका मेडिकल बोर्ड था। जी एक सेकंड गरीदा, मैं अगर पूरी बात कर लूं ना, तो मैं तो सिर्फ इतना कहूंगी कि ये जो अब रिपोर्ट आई है ना, हमें तो अब लगता है सुप्रीम कोर्ट में हमें अपील दायर कर देनी चाहिए कि इनसे शेर का निशान भी वापस ले लें, क्योंकि ये तो बिल्कुल ही इन्होंने तो ये कह दिया है कि खान साहब का इतना डर है, खान साहब को ये इक्तदार में देखकर, और बेसिकली तो मैं उसको 2 लाइंस के अंदर क्या डिस्क्राइब कर देती हूँ इस मेडिकल रिपोर्ट को, कि वो डॉक्टर ये कहना चाह रहे हैं कि उनको इमरान खान साहब का डर है, और इमरान खान साहब के डर की वजह से वो इनकलाब लाने यहाँ पर तशरीफ नहीं लाना चाहते। आलिया साहिबा, एक छोटी सी ब्रेक का वक्त हुआ है, एक छोटी सी ब्रेक का वक्त हुआ है, मुझे एक ब्रेक लेने दें, वापस आके आपसे ही आलिया साहिबा जवाब मुकम्मल लूंगी, क्योंकि मुझे अभी तक जवाब नहीं मिला हुकूमत के पास कौन से सबूत आ गए कि आपने मेडिकल रिपोर्ट को जाली करार दे दिया, अदालत से मुतालबे का नोटिस भी कर दिया। राम तनवीर साहब से भी सवाल करेंगे, नासिर हुसैन शाह साहब भी साथ होंगे। स्टे विद अस प्लीज। जी वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। प्रोग्राम में आज हमारे साथ मौजूद हैं राना तनवीर हुसैन साहब, सैयद नासिर हुसैन शाह साहब और आलिया हमजा मलिक साहिबा। आलिया साहिबा, क्विकली आपके पास ऐसे क्या सबूत आ गए कि आपने मेडिकल रिपोर्ट को जाली करार दे दिया फौरन से, और आपने कहा जी अदालत नोटिस ले, इसका मुतालबा कर दिया आपने? सबसे पहले तो खरीदा मेरा आपसे सवाल है, इसको गूगल, इस बीमारी को गूगल तो करके देखे। ये तो उन्होंने कहा है पहले राना साहब कह रहे थे दिल टूटने की बीमारी है, दिल टूटने की बीमारी है। या मैं अभी एक और प्रोग्राम में भी बता चुकी हूँ, आपको भी बता देती हूँ, ये है टेकेट सोबो को, आप इसको स्ट्रेस कार्डो मायोपैथी भी कह सकती हैं। मैंने ये सारा कुछ चेक कर लिया और ये मोस्टली खवातीन की बीमारी होती है। मैं तो ये कहूंगी कि ये क्रेडिट भी हमें चलें, बड़ा आपने अपना कीमती वक्त लगाया नवाज शरीफ की बीमारी को गूगल करने के लिए। राम तनवीर साहब को भी इसका नाम नहीं मालूम, लेकिन आपने नाम के पूरे प्रोनाउंसिएशन करके देखिए जी। मेरी तो बात सुन लेना, मियां साहब को प्लेटलेट्स की बीमारी से तरक्की करके वो औरतों वाली बीमारियों के ऊपर शिफ्ट हो गए। अब इसका क्रेडिट भी आप PMLN को दे दें, इस पे हम कोई क्रेडिट नहीं लेना चाहते। बात सिर्फ इतनी है कि डर सिर्फ खान साहब का है। इनसे असल में इनका दिल इस पे टूटा है कि इनको करप्शन करने की इजाजत नहीं दी जा रही। इनका दिल इसलिए टूटा है कि इनको वापस लाकर प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में नहीं बिठाया जा रहा। इनका दिल सिर्फ इसलिए टूटा हुआ है कि वहां से भी इनको ये लग रहा है कि अब ना इनको डील मिलनी है ना ढील मिलनी है। इनको गेट नंबर 4 से भी उन्होंने लाल झंडी दिखा दी है। ये सारी गेट नंबर 4 से लाल झंडी दिखा दी है किसने? एक मिनट आलिया साहिबा, एक मिनट आलिया साहिबा, इसीलिए गेट नंबर 4 से किसने लाल झंडी दिखाई है? कहानियों की आलिया साहिबा वाली दास्तान, गेट नंबर 4 से किसने लाल झंडी दिखाई है? मेरे सवाल का जवाब दे दें रिपोर्ट। आलिया साहिबा, गेट नंबर 4 से किसने लाल झंडी दिखाई है? तो आपको ये बता रही हूँ कि आप अगर उस रिपोर्ट को जाकर डिटेल के अंदर पढ़े तो उस रिपोर्ट के अंदर ये कहा गया है कि अगर मियां साहब पाकिस्तान नहीं, गेट नंबर 4 से किसने लाल झंडी दिखाई है, इसका जवाब दे दें आलिया साहिबा। गेट नंबर 4 से किसने लाल झंडी दिखाई? नंबर 4 ये तो आप मुझे बता दें, अभी 2 महीने पहले आपको पता है कि ये क्या कह रहे थे कि वो लोग डील करने के लिए मियां साहब के तरले कर रहे हैं, मियां साहब नहीं मान रहे हैं। और अच्छा। मियां साहब तो अभी इनकलाब लेने आ रहे हैं। नवंबर में इनकलाब आ रहा था, दिसंबर में आ रहा था, जनवरी में आ रहा था। इनके लीडर्स ने सारी डेट दी है। तो हमें तो ये लग रहा है कि एक ही तरह इनकलाब अब पाकिस्तान आ सकता है कि अगर होम डिपार्टमेंट उनके इसका जवाब लेते हैं राना तनवीर हुसैन साहब। इनकलाब सीधा लाहौर उतरेगा, अदरवाइज तो अब कोई गुंजाइश नहीं रहती है। ये तो सवाल राना तनवीर साहब से करना चाहिए। ठीक है, राना साहब से सवाल करती हूँ मैं। रही थी नवाज शरीफ साहब आ रहे, कहाँ गए नवाज शरीफ साहब? ठीक है, और ठीक है आलिया साहिबा, आपका पॉइंट आ गया। मैं राना साहब से इसका जवाब ले लूं। राना साहब, 2-3 सवाल आपसे करूंगी, बल्कि 2 सवाल आपसे करूंगी। एक तो नवाज शरीफ की वापसी, यानी कि अब ये तो वाज़ेह हो गया कि लॉन्ग मार्च से कबल या लॉन्ग मार्च के फौरी बाद कम अज कम नहीं हो रही। क्या आइंदा आम इंतखाबात से पहले
नवाज शरीफ वापस आ सकते हैं, और जब तक नवाज शरीफ खुद पाकिस्तान में नहीं है किसी किस्म के लॉन्ग मार्च या इनकलाब को लीड करने के लिए, तो उसकी कामयाबी की गारंटी क्या है राम तनवीर साहब? रीता, पहले तो वापसी का तक है, कभी भी हमारे एक दो रहनुमाओं के अलावा मियाँ साहब की वापसी पे ये नहीं कहा कि वो कल आ रहे हैं या फला महीने आ रहे हैं। हमेशा पार्टी का ये एक फैसला है कि जब पार्टी का, मैं आपको जरा नोट कर लें, PMLN का पार्टी का पार्टी फैसला है, जब तक उनका मुकम्मल इलाज ना हो, जब तक उनके डॉक्टर्स उनको इजाजत ना दे, वो वापस नहीं ना आए। अब जब ही उनका इलाज मुकम्मल होगा, जब वो डॉक्टर सर्टिफिकेट देंगे, ये ट्रैवल कर सकते हैं, तो फिर यकीनी तौर पे पार्टी भी उस पर डिस्कस करके फैसला करेगी कि राम साहब, क्या आइंदा आम इंतखाबात से पहले मुमकिन हो सकती है नवाज शरीफ की वापसी? नहीं, वो तो उससे बहुत पहले भी हो सकता है। ये आप जो बात कर रहे हैं, इस साल भी हो सकता है, ये 6 महीने बाद भी हो सकता है। ये डिपेंड्स कि उनके जो इश्यूज हैं, अगर वो ड्रेस हो जाते हैं, वो उनके सर्जरी हो जाती है, जो 2-3 उनकी सर्जरी होनी है, तो यकीनी तौर पे डॉक्टर उनको अलाउ करता है तो वो आ जाएंगे। उनको कुछ जेलों का ना डर है। ये मैडम आलिया बैठी हुई हैं, पहले भी उन्होंने जेलें काटी हैं, 99 में भी जेलें काटी थी, किला अटक किला में भी रहे हुए हैं, वो लांडी जेल में भी रहे हुए हैं, वो हर जेल में, पाकिस्तान अडाला में भी रहे हैं, कोट लखपत में भी रहे हैं। अभी भी जब वो उनको बाहर थे, जब आपको याद है कि वो कन्विक्ट हुए थे, कन्विक्शन हुई थी, तो वापस आए अपनी बेटी के साथ, तो उनको कोई खौफ नहीं है। वो जेल जाने के लिए आए थे, लाहौर एयरपोर्ट से सीधा जेल गए हैं वो अडयाला में। तो ये कहना, इनके लीडर, मुझे याद है कि जब वो छोटा सा केस था तो नथिया गली जाके बैठे रहे 2-2.5 महीने, क्योंकि वहाँ KPK की गवर्नमेंट थी, वहाँ वो सिक्योर थे अरेस्ट से। तो ये ना बात करें, जब इन पे आएगी, अगर ये 1 महीना निकाल जाए तो फिर तो बात हुई। जो साल अभी शहबाज साहब 2 दफा जेल गए, 2 दफा, और फिर रोजाना अदालतों में पेशियां भुगत रहे हैं। ये हम देखेंगे इनको, इनके सारे ये जो आगे लगे हुए हैं ना तर्जमान, या सारे बातें करते हैं। तो ये बाकी जो आपने बात किया लॉन्ग मार्च के कामयाब होने की, देखें कामयाबी से आपका, मुझे ये बड़ी सब्जेक्टिव सा एक टर्म आपने इस्तेमाल कर दिया। लॉन्ग मार्च के कामयाब होने का मतलब है कि गवर्नमेंट निकल जाए, या आप समझते हैं सर यही दावा है ना आपका, हुकूमत गिराने का दावा है? नहीं, मियाँ साहब आए या हम हो, हम अपनी पूरी ताकत के साथ लॉन्ग मार्च करेंगे, और हमारी कोशिश है कि उस लॉन्ग मार्च के रिजल्ट में ये हुकूमत से जान छूट जाए। सर एक दूसरी ऑप्शन बिलावल भुट्टो ने भी दोबारा दी है इसमें। सर एक दूसरी ऑप्शन बिलावल भुट्टो साहब ने अभी दिया, वो कह रहे हैं कि नून लीग कहती है कि कोई 30 से 35 लोग हमारे साथ हैं, तो अगर ऐसा है तो नून लीग को हुकूमत गिरा देनी चाहिए और अदम एतमाद पे मिल के काम करना चाहिए। ये फिर मैं नासिर हुसैन शाह से भी सवाल करूंगी, लेकिन राना साहब पहले आप इसका जवाब दे दें। ऑफर को मैं इसमें गुजारिश करूं, ये पीपल्स पार्टी का बड़ा एक पहले से एक बस टास्क रहा है, या बात करते हैं कि हमें एतमाद करनी चाहिए। पहले ये पंजाब की बात करते थे, हमने बारहा ऑफर की है कि क्या आप इतने मतलब एक यकीन से कहते हैं कि हमें पंजाब में एतमाद करनी चाहिए, क्या आपने कोई इस पे एक्सरसाइज की है? क्या आपके पास लोगों का राब्ता है? क्या वहाँ पे जो कमी है, जो हमारे वोट कम है, वो आपके साथ पंजाब में, तो हमें कभी भी कोई सीरियस जवाब नहीं मिला। इधर जो बात करते हैं कि जी इन्हीं की तरफ से ये प्रपोजल है कि ये करें, क्योंकि जब PDM से लैदा हुए थे तो इनका यही था कि हमें पहले कॉन्स्टिट्यूशनल, पहले मेरी मुकम्मल बात होने दे, कॉन्स्टिट्यूशनल जो ऑप्शन है वो हमें जो है ना अडॉप्ट करने चाहिए, बजाय इसके कि इस्तीफे दें या दूसरी करें। तो मैं समझता हूँ कि जो हम बात करते हैं इसमें कोई शक नहीं कि उनके लोग हमारे साथ बात करते हैं, वो तंग हैं, वो कहते हैं कि जी इनको निकालें। तो सर इसीलिए तो बिलावल भुट्टो ने आज कहा है कि हुकूमत गिरा दें, फिर अगर उनके लोग आपके साथ हैं तो। नहीं, फिर बैठे ना हमारे साथ, बैठ के आपस में तो बात करें ना। पहले वो तो उन लोगों को, तो तब मेरी बात सुन ले, उनकी पार्टी के लोग तब हमारे साथ होंगे जब उनको 100% यकीन हो जाएगा कि अब ये हुकूमत नहीं रहेगी या इमरान खान साहब निकल जाएंगे। आपको भी पता है वो PTI के लोग हैं, वो जब तक वो कहते हैं ना जी उनको यकीन हो आप देने से ये कुएं में गिर जाएंगे, तो फिर वो उनको छोड़ेंगे, वरना वहां बैठे हुए हैं वो तो आपको पता है जैसे बैठे हुए हैं। रान साहब इसका जवाब मुझे नासिर हुसैन शाह साहब से लेंदे। शाह साहब साथ हैं जी हमारे?
जी जी बिल्कुल। शाह साहब, एक दौरान तनवीर साहब का, क्योंकि बिलावल भुट्टो ने आज ऑफर की है कि जी हम तैयार हैं बैठने के लिए, लेकिन राना साहब यहाँ पर फरमा रहे हैं, सीनियर तरीन रहनुमा है मरकजी, वो कह रहे हैं कि जी आप तो हमारे साथ बैठे, यानी कि दोनों तरफ से एक कहीं ना कहीं चीजें कुछ अजीब कंफ्यूजन का शिकार है, कौन बैठने को तैयार है, कौन बैठने की दावत दे रहा है। दूसरा, बिलावल साहब पहले बड़ा हतमी तौर पर कहते थे कि लॉन्ग मार्च के जरिए मैं हुकूमत गिरा के दिखाऊंगा। आज उन्होंने कहा कि जी मैं कोशिश कर सकता हूं और पार्लियामान के अंदर से गिरानी चाहिए, यानी कि आपको भी एहसास हो गया कि लॉन्ग मार्च के जरिए नहीं गिर सकती हुकूमत। राना साहब इंतहाई काबिल एहतराम है, सीनियर है हमारे, लेकिन मैं आपको अर्ज करूं कि हमारे चेयरमैन का पहले दिन से जो स्टांस है वो एक ही है कि जो भी तरीकेकार हो आईनी तौर पे हो, और उसमें हमने ये बात जब पीडीएम साथ थी और हमारे जो कैंडिडेट थे गिलानी साहब पीडीएम के, वो जब प्राइम मिनिस्टर साहब की कॉन्स्टिट्यूंसी में जीते और उनको शिकस्त हुई प्राइम मिनिस्टर साहब को या उनकी पार्टी को, तो ये तो एक वाज़ेह पैगाम था, एक संगे मील की तरफ हम बढ़ रहे थे, जिसको बाद में आपने देखा कि जो एक मार्च रखा गया था उस वक्त भी 26 मार्च को 2021 में, उसको मशरूत कर दिया गया जी इस्तीफों के साथ। तो हमारा तो कभी भी गैर आईनी तरीके से हुकूमत को हटाना मकसूद नहीं रहा, और चेयरमैन साहब हमेशा कहते रहे, और अब भी जब इख्तिलाफात अपनी जगह पे, लेकिन जब भी लीडर ऑफ द अपोजिशन शहबाज शरीफ साहब के लिए उन्होंने तमाम अरकान को कहा हुआ है वजाहत के साथ कि कोई भी मूव होगी वो मियां साहब को सपोर्ट करेंगे। तो हम तो अब भी हमारा स्टांस वही है, और हम समझते हैं कि ये जो नाअहल वफाकी हुकूमत है, इसकी पॉलिसीज जिसने आज एक आम इंसान, एक आम पाकिस्तानी का जीना दुश्वार किया हुआ है, उसकी नाअहली का वजन ना इस वक्त जो वफाकी हुकूमत के एलाइज हैं उठा सकते हैं, और ना ही जो इलेक्टेड बहुत सारे इनके अपने लोग, आप देख लें इनके कितने एमएनएज हैं, एमपीएज हैं, सेनेटर्स हैं जो खुलकर बात करते हैं कि जो इस वफाकी हुकूमत की नाअहली की वजह से ये हालात लेकिन शाह साहब, इससे पहले कि मैं आलिया साहिबा की तरफ जाऊं, ये बड़ी कंफ्यूजिंग सूरत हाल है अदम एतमाद के लिए। आप लोग कहते हैं पीपल्स पार्टी नून लीग से कि जी बंदे तुसी पूरे करो, नून लीग पीपल्स पार्टी को कहती है कि बंदे तुसी पूरे करो अदम एतमाद के लिए, तो ये बंदे किसने पूरे करने हैं? नहीं, बंदे सबने मिलकर पूरे करने, और इन्होंने मिलके पूरे करके दिखाए हैं ना। हमारे पास एक प्रेसिडेंट मौजूद है जो जब सेनेट के इलेक्शन थे। दूसरी बात मैं एक और अर्ज कर दूं, आलिया साहिबा मेरी बहनों की तरह है, लेकिन ये जो बहुत बात कर रही थी कि जी काला कानून और दीगर चीजें और बड़ी जमहूरियत की दावेदार बन रही थी, मैं पहले भी कहा जब पंजाब के इलेक्टेड लोगों को 2 साल रहते थे घर भेज दिया, तभी तो मेरी बहन ने कोई बयान नहीं दिया। जब वो उनको भेजा गया था घर, तो पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी पर बहुत प्रेशर पड़ा कि आपका मेयर कराची एमक्यूएम का है, हैदराबाद का उनका है, इनको फौरी घर भेजें। देखें वफाकी हुकूमत जो पंजाब में भी है, वफाक में उन्होंने उनको निकाला है, लेकिन चेयरमैन बिलावल ने ऐसा नहीं होने दिया, और उन्होंने कहा कि नहीं, उनके पास मैंडेट है, वो अपना टेन्योर पूरा करेंगे। दूसरी बात, ये पीटीआई अगर बहुत ही अच्छे कवानीन ला रही है तो क्या वजह है कि वफाक में एक ही हुकूमत है पीटीआई की, केपी में उनका तसलसल है, और पंजाब बलूचिस्तान में भी उनकी हुकूमतें हैं, लेकिन केपी में कानून दूसरा है बल्दियात का, पंजाब में दूसरा है, और बलूचिस्तान वाले की खबर ही नहीं है। अब ये किस तरह हम पर इस तरह के इल्जाम लगाए चीजों का जवाब आलिया साहिबा से लेते हैं। नाज शाह साहब की बात आपने सुन ली कि बंदे किसने पूरे करने। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आके आलिया हमजा मलिक साहिबा से जवाब लेंगे। स्टे विद अस। जी वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आलिया साहिबा बहुत सारी बातें इकट्ठी हो गई हैं, भरपूर तरीके से जवाब दे दें, टाइम आपका। मैं इनको क्या कहूं, जहां पर अंधेर नगरी चौपट राज हो, ये हमें वो लोग बातें सुनाते हैं जिनके अपने जमाने में पीपल्स पार्टी का मैं बता रही हूँ 20 घंटे की लोड शेडिंग थी। 10 साल से जो 63 के ऊपर डॉलर था ना, 100 पर ये लोग ले गए थे। हर चीज करप्शन, ये मेमोगेट स्कैंडल, रेमिट डेविस, मुल्क की बदनामी, और अभी आप ये रिसेंट ये जो जमहूरियत आपने देखा है कि एमक्यूएम के
प्रोटेस्ट के साथ इन्होंने क्या किया। अभी आपने एक दिन पहले गुलाम मुर्तजा उसका हाल देखा जो सहाफी के साथ इन्होंने किया है, अजय लालवानी, अजीज मेमन, क्या वहां पर हालात है। और यहाँ पर ये आकर ये हमें जमहूरियत का राग देंगे। उसके अलावा लोकल बॉडी बिल को बिलडोज करने वाले ये, बजट को बिलडोज करने वाले ये, और ये हमें आकर कह रहे केपीके का निजाम, ये तो सोच भी नहीं सकते कि डायरेक्ट इलेक्शन, पंजाब में डायरेक्ट इलेक्शन मेयर का, ये सिर्फ खान साहब की हिम्मत है, ये लोग ऐसी हिम्मत नहीं कर सकते। इसके बाद ये लोग जो कह रहे थे ना, और जो मैं आपको बताऊं, जो लोग एक स्टेट बैंक का बिल जहां पर इनकी अददी अक्सरियत थी वहां पर ये पास नहीं करा सके, ये आकर इस हुकूमत को गिराएंगे। ये मिलकर भी कुछ नहीं कर सकते, ये अकेले भी कुछ नहीं कर सकते। नो कॉन्फिडेंस पे खान साहब की हिम्मत ही के साफ आकर कहा था, वहां से भी ये भागे थे। सेनेट चेयरमैन के उसके ऊपर भी इसी तरह से हमने इनको शिकस्त दी थी। इनके इस्तीफे सबने देखा है कि कैसे लतीफे बन गए थे। और उसके बाद पीडीएम का मार्च, आपको मैं बताऊं 8 डेट्स ये लोग दे चुके हैं। हम तो कहते हैं मैदान सामने आए, जो आपने करना है करें, लेकिन ये लोग जो है एक पार्टी के ऊपर डालता है, दूसरा दूसरी पार्टी के ऊपर डालता है। 2 दिन पहले ये जो पीएमएल-एन है, ये यूसुफ रजा गिलानी साहब को मोरज़े इल्जाम ठहरा रहे थे। उसके बाद इन्हीं के मेंबर वहां खड़े उनको इस्तीफा देने से रोक रहे थे। ये इसलिए इनसे के अब ये मजीद नूरा कुश्ती अवाम के सामने, अवाम बिल्कुल समझ गई है कि ये किसी काम में, मतलब ये हमें नाअहल कहते हैं ना, इनसे ज्यादा नाअहल ऑपोजिशन तो मैंने कुछ देखी नहीं है। कॉस्मेटिक होम्योपैथिक किस्म का इनका एहतजाज भी होता है, लीडर इनके गायब होते हैं, आगे उन्होंने छोड़ा होता है लोगों को कि आए जाकर प्रोटेस्ट करें कॉस्मेटिक किस्म का। ये ऐसे नहीं होता। अगर इनको किसी चीज पे एतराज था, और ये तो आपस में ये तो मिले हुए थे, यूसुफ रजा गिलानी साहब को तो ये लाने वाले थे। फिर सवाल तो इनसे ये होना चाहिए था कि हम तो पाकिस्तान की खुद मुख्तारी पे हमला कर रहे थे, तो क्यों नहीं नवाज शरीफ साहब, इसहाक डार साहब को पकड़ के लेकर आए, क्यों नहीं वो अपने 2 और मेंबर्स को पूरा कर सके, क्यों नहीं इन लोगों ने उसको रोका। बात सिर्फ इतनी है, ये बयानात सिर्फ अवाम को दिखाने के लिए, करना कराना इन्होंने कुछ नहीं है। मैं बार बार आपको बता रही हूँ, इंशाअल्लाह ताला अगली टर्म भी हमारी है। अब आ जाए जो नवाज शरीफ वाले की हम बात कर रहे थे, और बार बार हम क्यों इसके ऊपर ये बात कर रहे होते हैं। देखिए मेरी एक बात सुने, अवाम के समझने के लिए 3 दफा का वजीर आजम, इतनी ज्यादा उसको बीमारियां, और यहाँ पर इनके जो फॉलोअर्स है, वो जो हमारे जो पीएमएल-एन के सपोर्टर्स है, वो इनसे इनकलाब की तवक्को करते हैं, जो पाकिस्तान नहीं आना चाहते, जिन्हें पाकिस्तान आने से डिप्रेशन होती है, जिनको ये लगता है कि मैं अगर यहाँ पर आ गया, और राना तनवीर साहब, मतलब मुझे तो, मैं तो इनसे ये कहूंगी कि इनकी पार्टी के अंदर हमें तो खुशी हुई थी कि इनके 4 लोग गए थे और वजीर आजम के कैंडिडेट बने थे। एटलीस्ट जमहूरियत तो उस पार्टी में नजर आई थी। ये तो नहीं नजर आया था कि बाप के बाद उसकी बेटी, या बाप के बाद मतलब जो भाई है उसके बाद उसका भाई है, उसका बेटा नजर आ जाए। हम तो अप्रिशिएट करते हैं, अच्छे लोगों को आना चाहिए। पीएमएल-एन के भी बहुत से ऐसे कॉम्पिटेंट लोग हैं जिनको सामने आना चाहिए। ये कौन सा है कि इतनी बीमारियां उन्हें, लेकिन ये बजिद है कि उन्होंने इनकलाब लाना है, इतनी बीमारियां उन्हें, लेकिन सुप्रीम कोर्ट बार काउंसिल भी ये चाहती है कि जी उनकी नाअहली टल जाए। ये ऐसे नहीं होगा। अवाम को नजर आ गया कि जिस डॉक्टर की इन्होंने रिपोर्ट जमा कराई है, वंस अगेन वो एक इंडियन डॉक्टर है, वंस अगेन उन डॉक्टर से जिस तरह से इंडियन टाइम्स के अंदर उनके बारे में रिपोर्ट छपी हुई है, वो भी सबके सामने है, और सारी दुनिया, अब ये वो 1980s वाला जमाना तो आलिया आप कह रही हैं कि ये जो फयाज शॉल हैं, ये इंडियन डॉक्टर हैं जिनकी रिपोर्ट आज सबमिट हुई है? जी ये कश्मीरी इंडियन डॉक्टर हैं। अच्छा। और ये बकौल इनके, वो सारा हमने तो उनकी एक एक चीज निकाल ली है। इनसे पूछे, ये जो पूरी कहानी इन्होंने टू होम इट मे कंसर्न की लिख कर दी है, उसकी बजाय वही वाली बात है ना, हम इनसे मांगते हैं रसीदें जमा कराएं, ये कतरी खत जमा करा देते हैं। हम इनसे कहते हैं मेडिकल रिपोर्ट जमा कराएं, ये एक नई कहानी लाकर ये बिल्कुल ये उसी तरह की ये जमा करा देते हैं हॉस्पिटल्स के अंदर। अवाम अब बेवकूफ नहीं है, अवाम बीमारी को भी देख चुकी है, अवाम ये भी देख चुकी है कि उस बीमारी का ये नहीं, ये लोग इनकलाब लाएंगे जिन्हें जेल में मच्छर काटते हो, ये लोग इनकलाब लाएंगे जो जेल में आने से जिनके दिल टूटते हो। ये तो मेरी तो समझ से बाहर है, ये इनकलाब नहीं आने वाला। और ये कह रहे थे ना, इनका इलाज सिर्फ एक ही बंदे के पास है और वो इमरान खान साहब है, और उसी से डर के जो है ना ये लंदन भागे हुए और लंदन भागे ही रहेंगे जब तक इनको ये यकीन दहानी नहीं होगी कि इनका कुछ हो सकता है। आलिया साहब, आपका जवाब तसल्ली से आ गया, अब वक्त बिल्कुल कम रह गया है। ईरान तनवीर साहब, इसका जरा रिस्पॉन्ड कर दीजिएगा। और दूसरा, ये इंडियन डॉक्टर से आप लोग रिपोर्ट सबमिट करवाना है पाकिस्तान की अदालतों में?
देखें, इंडियन डॉक्टर नहीं है, वो ओरिजिन हो सकता है वहाँ पे पाकिस्तानी इंडियन डॉक्टर, वो अब ओरिजिन उनके किसी का पाकिस्तानी है, कोई इजिप्ट का है, कोई किसी जगह का है। ये बात मुझे तो बड़ी अजीब लगती है। और किसी खास फील्ड में एक इंडियन ओरिजिन से अमेरिकन डॉक्टर स्पेशलिस्ट एक्सपर्ट है, तो उससे इलाज कराना कहाँ लिखा हुआ है कि जी वो उससे इलाज ना कराया जाए? क्या वहां से इंडिया से हुआ है डॉक्टर? वो ओरिजिन जो लोगों के हैं, वो तो बहुत सारे प्राइम मिनिस्टर ऐसे हैं इंडिया के जो पाकिस्तानी ओरिजिन के थे। आपको भी पता है कि 47 में 2-3 उनके प्राइम मिनिस्टर ऐसे हैं जो यहाँ के ओरिजिन के, पाकिस्तान के ओरिजिन के बने हुए थे, यहाँ रहते थे। तो मैं समझता हूँ ये एक कोसला। देखें, एक शख्स बीमार है और आपने खुद चेक किया उसको, आपके बोर्ड ने चेक किया, आपके मर्जी के उसके डॉक्टर, प्रोविंशियल गवर्नमेंट आपकी है, चीफ मिनिस्टर आपका है, डिपार्टमेंट आपका है, आपने शौकत खानम पे जिसको बड़ा आप प्राइड है आप, उसका डॉक्टर भी उसमें डाला, आपने कराची से भी बुलाया, शमसी वो जो फौत हो गए हैं, अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे। तो क्या कसर आपने छोड़ी? आप कैबिनेट में रोते रहे और आपने खुद भेजा उनको, उसमें अदालत भी इन्वॉल्व है। तो आज तरह तरह की बातें करने सिवाय सियासत के और कुछ नहीं है। मैं समझता हूँ ये जो बातें कर रहे हैं, इनके लीडर बताएं कितनी दफा जेल काटी है, कितनी। ये तो मेरा ख्याल है 10 घंटे नहीं रह सकते जिस तरह की इनकी बैकग्राउंड है। ये तो लाए, इनको पकड़ दकड़ के वहां कैबिनेट में सारे पकड़े दकड़े बंदे बैठे हुए हैं। ये सारे मुसाफिर हैं, सियासी परिंदे हैं, उड़ते रहते हैं, और कोई भी ऐसा नहीं है जिसकी स्ट्रगल हो। मैं आपको बता रहा हूँ, कोई एक बंदा मुझे बता दें जिसकी स्ट्रगल हो, जो जेलों में रहा हो। तो PMLN तो मेरा उनका तो एक बंदा साल 2-2 साल, 1.5 साल, 3-3 साल जेलों में रहा है। मुझे जो हमारे सीनियर लोग हैं 10-15, उनकी अगली लाइनों पे एक का जिक्र कर ले, ठीक, कोई बता दे मुझे। शहबाज साहब हैं, मैं हूँ, शाहिद खान साहब हैं, वो एहसन इकबाल साहब हैं, साद रफीक साहब हैं, कौन सा शख्स है जो जेलों में नहीं रहा? तो मैं तो हैरान हूँ कि ये पता नहीं किस तरह की बातें करते हैं। तो ये पार्टी जो है, एक बंदा ये तोड़ सके हैं? इतनी गवर्नमेंट, प्रोविंशियल गवर्नमेंट इनकी है, फेडरल गवर्नमेंट इनकी है, PMLN का टोटल PMLN पहले से भी मतलब एक क्या कहते हैं मुतहद है, यकजान है, और अपने नवाज शरीफ साहब के साथ खड़ी है। ठीक है। तो ये मुझे नहीं समझ आती कि ये किस तरह की बातें करते हैं। ये परेशान है, घबराए हुए हैं, डरे हुए हैं कि नवाज शरीफ का नाम इनको ख्वाब में डरावना ख्वाब है। फिर नवाज शरीफ, रात दिन नवाज शरीफ, रात दिन शहबाज शरीफ, एक ही काम है इनको। वो मैंने अगले दिन एक लतीफा सुनाया था किसी शख्स का, वो उसके पास कोई ऐसा महकमा था वो एजुकेशन का, तो उसकी बीवी उसका बड़ा ख्याल रखती थी। जब भी आती थी कि आपके पास फलां क्यों आता है, क्यों फीमेल आई, क्यों ट्रांसफर पोस्टिंग। तो उसका बेटा फेल हो गया, तो गा रहा है, तो उसकी बीवी ने कहा कि फलां फलां उसका नाम लेके कि आप बेटा फेल हो गया है। तो उसने कहा खुदा की बंदी, जितना मुझे तुमने मेरा ध्यान रखा, अगर उसका रखा होता तो आज फेल ना होता। तो अगर ये हमारे जितना फोकस है इनका, हमारा ध्यान रखा हुआ है, अगर ये उतनी गवर्नमेंट कर लेते ना, गवर्नमेंट गवर्नेंस पे इनका होता फोकस, तो आज पाकिस्तान का हाल ये ना होता। सब टाइम खत्म हो रहा है, बल्कि ओवर हो रहा है। माजरत आपको कट इन करने के लिए। आलिया साहब क्विकली जवाब, बिल्कुल टाइम बिल्कुल खत्म हो चुका है। मुझे तो लग रहा है आप PMLN ये हमें कह रहे थे ना, अब ये बेसिकली ये कहना चाह रहे हैं कि मियां साहब का दिल जोड़ने के लिए ना वजीर आजम इमरान खान साहब को इंसानी हमदर्दी के तहत या तो NRO दे देना चाहिए या वजीर आजमशिप से इस्तीफा दे देना चाहिए, तभी मियां साहब का दिल जो है ना दिल जुड़ सकता है। और अब तो मैं आपको बता दूं, मैं सिर्फ राना साहब से इतना कहूंगी, हम उनके हार्ट का भी इलाज कर देंगे, लेकिन जो ये उन्होंने ये जो मतलब मैं कहना नहीं चाहती सेहत कार्ड के तहत उनका उसका इलाज हो जाएगा, लेकिन ये जो है ना ये अवाम को धोखा देना, ये इस तरह की ढिठाई, इसका इलाज जो है ना वो सेहत कार्ड से भी अब तो मुमकिन। बहुत बहुत शुक्रिया मैडम आलिया, ये लेके कहाँ से लाए ये जो आप आगे आके पढ़ रही है सारा
किसने लेके दी है ये सारी चीजें? राणा साहब कोई लिख कर नहीं देता, एक लेटर आपको भेजा है, होपफुली आप उसको पीएससी में जारी कर देंगे और उस पर आप कोई शफकत करेंगे और पीएससी में शहबाज शरीफ साहब का भी केस खोल लेंगे। मैं ऑन रिकॉर्ड आपसे और ऑन एयर आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि शहबाज शरीफ साहब का भी जरा केस पीएससी में खोल दे। मैंने एक खत आपको लिखा हुआ है। मेरी बात तो सुनो ना, मुझे लेटर आपका मिल गया है, मेरा मैंडेट नहीं है, मुझे इख्तियार दे दें तो सारी कैबिनेट आपके अंदर न हुई तो मेरा नाम राना तनवीर नहीं है, मुझे इख्तियार तो देना। देखिए जी, मैं तो सिर्फ इतना समझती हूँ, पब्लिक ऑफिस होल्डर की करप्शन के ऊपर सारा काम करना पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का और एज ए चेयरमैन आपका काम है और उसमें आपको अक्रॉस द पार्टी फैसला करना चाहिए। तो सबसे पहले तो आपको पकड़ना चाहिए हमारे जो एक्स सीएम साहब है, जो इतना 15 साल जो है वो पंजाब पे हुकूमत। राणा साहब लास्ट कमेंट, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। राणा साहब लास्ट कमेंट। स्पीकर मुझे किस तरह रोकता है, प्राइम मिनिस्टर किस तरह रोकता है पीएससी को, ये आप बातें टीवी पे ना करें तो मेरा लक्ष्य है। फिर आप क्यों देखिए जी, हम किसी को नहीं रोक रहे हैं, हम तो कह रहे हैं चलान जमा है एफआईए का, नैब का निकलवा लें। ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक आपने आलिया साहिबा छेड़ दिया है। आलिया आपने बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक छेड़ दिया। राना तनवीर के भी बहुत जबरदस्त जवाब आते हैं इस पे। इंशाल्लाह किसी और प्रोग्राम में आप दोनों के साथ सिर्फ नशिस्त रखेंगे पीएससी के मामलात के हवाले से। आज के लिए बहुत बहुत शुक्रिया राना तनवीर हुसैन साहब, आलिया हमजा मलिक साहिबा और नासिर हुसैन शाह साहब का भी। I'll see you tomorrow इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज।